स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं और यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो, चाहे आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो रिन्यूअल करना चाहते होंगे, तो सभी के लिए डेट्स क्या रहने वाली है। डेट्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हर साल कुछ रूल में बदलाव होते रहते हैं, जैसे कि अगर इस बार अगर आप फ्रेश फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे डिजी लॉकर का एक ऑप्शन आएगा, एनपीसीआई सत्यापन का एक ऑप्शन आएगा। तो हर साल नई नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश जारी किए गए हैं विभाग द्वारा, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको डेट्स के बारे में बता दूं, और ये डेट आपकी बदलते रह रही है। कभी कभी ज़्यादा, जैसे कि आपने पहले देखा होगा तो अगस्त में डेट आई थी, फिर से आपकी 22 सितंबर से आपकी डेट आई है और 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन इस डेट में भी बदलाव हुआ है, जिसके बारे में हम ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बात करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप 31 दिसंबर लेकर के चलें और पता चले कि 5 दिसंबर 10 दिसंबर आपकी लास्ट डेट हो जाए। हालांकि कहने का सीधा मतलब है कि आपकी डेट्स में बदलाव होते रहते हैं, तो मैं आपको सारी जानकारी देते रहूँगा टाइम टू टाइम टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम डेट्स की ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको देख लीजिए कि छात्र क्या करें। जो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व यानी कि भरने से पहले अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति आय निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय यानी बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक, प्रथम वर्ष को छोड़कर यानी कि अगर आप पहले वर्ष में हैं तो हो सकता है कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ होगा, तो एक कॉलेज से आपको नंबर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, तो आपको कॉलेज से एक इनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आपका नामांकन कह लीजिए कि होता है, ये इनरोलमेंट नंबर एक तरीके से बोर्ड में जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका इनरोलमेंट नंबर जारी होता है। लेकिन अगर आपका अभी वहाँ पे नामांकन हो रहा होगा, उससे पहले कॉलेज के द्वारा ही एक कह लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, वही आपको फिलअप करना है। ठीक है, आधार नंबर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो का आदि अभिलेख होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल का कॉलेज की मार्कशीट हो गया, अगर आप इंटरमीडिएट करके आए हैं तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई। ये सारी आय जात निवास जो होती है, तो आप देखिए जात आय और निवास तीनों की बात यहाँ पे कही गई है। तो तीनों आपके, चूंकि जो बच्चे बनवाते हैं तीनों बनवा लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जात नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम होंगी। ठीक है, दूसरा देखिए, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्मतिथि का उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना चाहिए। यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये नहीं कि आपके मार्कशीट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो इस स्थिति में तो भाई दिक्कत पड़ जाएगी। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, बाद में चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका डाटा मैच नहीं करेगा। तो सारी चीज़ आपकी सही रहनी चाहिए। अगर कुछ अभी तक भी दिक्कत है तो आप जाकर के अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। फिर देखिए, आधार नंबर का जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण यानी डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, आधार नंबर, नाम एवं जन्म तिथि का मिलान तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन टेम्पोररी लॉक कर सकेगा। सीधे कहने का मतलब है, जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। जो अब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है वो इसी बेस पे भरा जा रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, वो एक्टिव नहीं है, या फिर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो जब आपका लिंक रहेगा तो वहाँ पे ओटीपी जाएगा, और जब तक आप ओटीपी फिलअप नहीं करेंगे तब तक आपका कहिए कि फाइनल लॉक नहीं होगा यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म। ये हो गई अगली चीज़। फिर यहाँ पे देखिए, आधार नंबर से लिंक बैंक खाता एवं एनपीसीआई में सीडिंग अनिवार्य है। इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा की स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते में ही होगा। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस बार 2022-23 की बात करें या फिर 2021-22 की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ यही समस्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं रहता है। जब अपडेट दी जाती है तो वो सोचते हैं अरे किसी काम करेंगे, ये हमारे काम के लिए, हमने तो फॉर्म भर दिया है, पैसा आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन इसी कारणवश एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो चीज़ हो गई, ये इन्होंने मैप नहीं कराया था। और जो उनका बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट एक्टिव था, चालू भी था, लेकिन ई-केवाईसी कराना था, ई-केवाईसी उन्होंने नहीं कराया था। ये काफ़ी सारी समस्याएं थी स्टूडेंट्स के सामने, और जिनको मालूम चल गया था, जिनको मैंने बताया था, उन्होंने करा लिया था पिछली बार सेकंड चैनल के माध्यम से, फैक्टेक्सा के माध्यम से। तो वो स्टूडेंट जो करा लिए उनका स्कॉलरशिप का पैसा आ गया, और जो नहीं कराए उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया। और जो करा लिए थे, जिनका वेरीफाइड था, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका फंड खत्म होने की वजह से उनका पैसा नहीं आ पाया। तो वो तो अलग की चीज़ है, लेकिन आपके सारी चीज़ें
सही रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में एक सेपरेट आपको वीडियो भी बना करके बता दूंगा कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी रहती हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसका। काफ़ी आसान होता है, लेकिन चूंकि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होगी। ठीक है, यहाँ देखिए अपना आधार लिंक, बचत खाता, बचत बैंक खाता, बैंक खाते में लिंकिंग एवं एनपीसीआई में सीडिंग के साथ संचालित रखें। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, जो आपका कह लीजिए कि 500 1000 का क्राइटेरिया होता है कि बैंक में आपको रखना है, उतना आप रखेंगे हमेशा। खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट नहीं लगी हो तथा हर 3 माह में आप बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। यानी कि काफ़ी सारे जैसे कि आप बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं तो उसमें लिमिट रहता है कि हाँ आप कह लीजिए कि 1 साल में 50,000 ही निकाल सकते हैं, या फिर 1 साल में कह लीजिए कि 1 लाख ही निकाल सकते हैं। तो आपका ट्रांजैक्शन लिमिट भी रहना चाहिए, वो सारी चीज़ अधिकतम लिमिट नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा देखिए हर 3 माह में आपको बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। ये भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुलवा लेते हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के छोड़ देते हैं कि आना होगा तो आएगा, 1 साल 1.5 साल ऐसे रहता है। ठीक है, तो आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करते रहना है, कोई दिक्कत ना हो। फिर देखिए यहाँ पे आधार लिंक बचत खाते को भली भांति जांच ले। बिना आधार सीडेड खाता संख्या बैंक खाते में लिंकिंग एवं एनपीसीआई में सीडिंग के साथ भरने पर पीएफएमएस के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के छात्र छात्राएं जिनका आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उससे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जिनका रिन्यूअल करना है उनको कहिए कि आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो फ्रेश फॉर्म पहली बार फर्स्ट ईयर में बच्चे फॉर्म भरते हैं उनको ये सारी चीज़ें करानी होंगी। एनपीसीआई का सत्यापन हो गया और आधार प्रमाणीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें उनको करानी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा, आपको ज़्यादा हैरानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्पोररी लॉक करने से पूर्व अपना संपूर्ण विवरण यथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रोल नंबर, जाति, आय प्रमाण पत्र क्रमांक एवं आवेदन पत्र का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण पत्र में अंकित आय, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गई कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि का किया गया अंकन सावधानी पूर्वक जांच लीजिए। यहाँ पे जांचने की बात हो रही है कि सारी चीज़ें जो आपने भरी है देख लीजिए कि सही है या फिर नहीं। ठीक है, अगर सही नहीं है तो उसको आप करेक्शन वगैरह पहले ही कर लीजिए, बाद में अगर आप लॉक कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी करेक्शन करने में। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। ये सारी चीज़ें वही है कि मान लीजिए कि आप दूसरे से भरवाते हैं तो हो सकता है कहीं वो डाटा आपका इधर उधर कर दे, तो आप स्वयं खुद से भरें, सावधानी से सारी चीज़ों को भरें। कोई त्रुटि हो तो उसको सही कर ले, ये नहीं सबमिट कर दिया आपने, फाइनल लॉक कर दिया, फिर आप सोचेंगे कि हम सुधार कर ले, तब सुधार नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत 3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। ये सारी चीज़ें जो बच्चे पहले से भरते होंगे या फिर अगर आपने पहले ही भरा हो तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही आप फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं और फाइनल लॉक कर देते हैं तो 3 दिन बाद आपको एक फाइनल प्रिंट निकलता है और उसके साथ आपको अन्य डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल का कहिए कि रिजल्ट हो गया और आपका आय जात का नेट कॉपी हो गया, ये सारी चीज़ें, और फोटो कॉपी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अटैच करके कॉलेज में उसको सबमिट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद से अनिवार्य वार्षिक जो शुल्क है नॉन रिफंडेबल फी के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें। यानी कि सीधे कहने का मतलब है इसी बेस पे आपका कहिए कि स्कॉलरशिप का जो पैसा आता है वो आता है, तो ये जानकारी आप कॉलेज से जरूर प्राप्त कर ले कि हम इस वाले सेक्शन में यानी कि वार्षिक शुल्क जो नॉन रिफंडेबल फी है, इस वाले कॉलम में हमें क्या भरना है, कितना पैसा भरना है, ये आप अपने कॉलेज से संपर्क करके तभी भरें। फिर देखिए, छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र की अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के पूछते भी हैं कि सर मान लीजिए कि मैंने पॉलिटेक्निक में कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, फर्स्ट ईयर में मेरा पैसा नहीं आया, अब सेकेंड ईयर में मैं फिर से फ्रेश फॉर्म भरूँ यानी कि नया फॉर्म भरूँ या फिर रिन्यूअल करूँ, तो आपको सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में पैसा आए चाहे ना आए, आपको रिन्यूअल ही करना होता है। और रिन्यूअल में क्या चीज़ें आपकी चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे कि पिछली कक्षा में आप पास थे या फिर फेल थे, इस कक्षा में आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है, बस बेसिक से डिटेल्स से आपके चेंज होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ कि छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न किसी नवीन आवेदन पत्र भरे, न कि नवीन आवेदन यानी कि नया आवेदन पत्र भरे। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक तथा वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के पूर्णांक प्राप्तांक को सही भरे, क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा अपलोड किए गए परीक्षा फल से किया जाएगा। ये अनिवार्य चीज़ है, कंपलसरी है और उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें भरना है। फिर यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों
में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय गवर्नमेंट एवं शासकीय सहायता प्राप्त एडेड संस्थानों में पाठ्यक्रम के प्रकार नियमित, रेगुलर, स्ववित्त यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे स्ववित्त पोषित, सेल्फ फाइनेंस व उसके वर्ष का अंकन सही ध्यानपूर्वक करें। यानी कि जो कहिए कि एडेड है और गवर्नमेंट है उसमें रेगुलर आपका रहेगा, और जो भी आपके कहिए कि यहाँ पे आपको दिया गया होगा निजी क्षेत्र संस्थानों में जो स्ववित्त पोषित रहेगा, मतलब कि स्ववित्त पोषित रहेगा, उसमें आपका प्राइवेट ही रहेगा। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं और आपका प्राइवेट वाला सेक्शन भर दें। केवल गवर्नमेंट और एडेड जो रहेगा संस्थानों में उसमें आपको रेगुलर भरना है, और जितने भी आपके प्राइवेट से कर रहे हैं तो उसमें आपको वही वाला ऑप्शन चूज करना है, प्राइवेट वाला ही चूज करना है। अब ये नहीं कि आप प्राइवेट से कर रहे हैं और आप रेगुलर चूज कर लिए, तो इस केस में भी आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, और डेट आपकी पॉलिटेक्निक के लिए 22 सितंबर से ही स्टार्ट है, लेकिन अभी आपका ऑनलाइन नहीं हो रहा है। और इसमें भी जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग डेट, अलग नोटिस जारी की गई है। तो जितने भी नई नोटिस आती रहेंगी, चूँकि अभी वेबसाइट इधर हो रहा है तो उसके चलते डेट वगैरह बढ़ रही हैं, और इधर की तो डेट बढ़ रही है, और जो 31 दिसंबर है उधर की डेट घट भी रही है। जैसे कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ऑफिशियल नोटिस जो माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आया है, मतलब कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स के लिए आया है, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।